हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रिटर्न ऑफ इनकम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें डिस्कस करनी है। इसके पहले हमने रिटर्न ऑफ इनकम का कंसेप्ट डिस्कस किया। साथ ही साथ इसके पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल चुके हैं। सैलरी हिट का मिल चुका है। टीडीएस से जुड़ी हुई चीज़ें मिल चुकी हैं। डिडक्शंस फ्रॉम एटीसी टू एटीयू यहाँ तक की हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब हम रिटर्न्स ऑफ इनकम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया है वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह और ये पीडीएफ वगैरह वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोविजंस रिगार्डिंग रिवाइज्ड रिटर्न इज डिस्कस्ड। कौन से सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स में प्रोविजंस रिगार्डिंग रिवाइज्ड रिटर्न डिस्कस किया गया है? तो आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है रिटर्न ऑफ इनकम। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो सेक्शन 139(1) यहाँ पर क्या बताया गया है, किन लोगों को कंपलसरी रिटर्न फाइल करना है। तो कंपलसरी फाइल रिटर्न और ड्यू डेट यहाँ पर बताया गया है। 139(3) इसमें बताया गया है रिटर्न ऑफ लॉस, यानी अगर आपको लॉस होता है तो उस केस में बोला गया। उसके बाद 139 सबसेक्शन 4 यहाँ पर बात किया गया है बिलेटेड रिटर्न का, यानी अगर आप टाइम पे रिटर्न नहीं फाइल कर पाते हैं तो उस केस में आपको कब तक रिटर्न फाइल करने की अनुमति है। और ये है सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, ये है आपका रिवाइज्ड रिटर्न का। ठीक है। तो आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत संशोधित रिटर्न के प्रावधानों पर चर्चा की गई है? तो सही जवाब क्या होगा? धारा 139 उपधारा 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट टू रिटर्न ऑफ लॉस इज डिस्कस्ड। कौन से सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स में रिटर्न ऑफ लॉस को डिस्कस किया गया है? तो जैसा मैंने अभी बताया, सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 में रिटर्न ऑफ लॉस को क्या किया गया है? डिस्कस किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 139 उपधारा 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिलेटेड रिटर्न क्या है? चलिए समझते हैं थोड़ा सा इसको एक बार। मैं आपको इसमें एक क्लैरिफिकेशन भी देना चाहूंगा जो मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे बिलेटेड रिटर्न यानी इसको हिंदी में बोलेंगे क्या? विलंबित विलंबित विवरणी या रिटर्न। ठीक है। अब इसमें दो चीजें हमें देखना है। एक मतलब रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल कर पाए तो कब तक फाइल कर सकते हैं, ले विथ सर्टेन पेनाल्टी और सर्टेन इंटरेस्ट। हम एक निश्चित अमाउंट के बाद कितना कब तक फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, एक आपसे अगर पूछा जाए असेसमेंट ईयर 21-22 तो आपके लिए जवाब अलग होगा, और अगर आपसे पूछा गया असेसमेंट ईयर 22-23 तो आपका जवाब अलग होगा। ध्यान दीजिएगा इस पे प्लीज, क्योंकि ये अमेंड हुआ है इस बजट से। तो अगर आपसे असेसमेंट ईयर 21-22 पूछा गया है, इसका मतलब आपसे वो प्रीवियस ईयर 20-21 का पूछ रहे हैं। और अगर आपसे असेसमेंट ईयर 22-23 बोला गया है तो प्रीवियस ईयर 21-22 का पूछा जा रहा है। अब जिनको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर नहीं पता है वो बेसिक का वीडियो जाके डिस्कस देख ले, वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुरुआती वीडियोस में मैंने असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये बताया गया। ठीक है। तो चलिए, अगर बिलेटेड रिटर्न की बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4, ठीक है, तो अगर असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए वो पूछते हैं तो यहां पर दो चीजें होंगी। पहला, बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है टिल कंप्लीशन ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, और टिल कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो घटना घटित होगी। देखो सिंपल सी बात है, प्रीवियस ईयर 20-21 का रिटर्न कब, ये असेसमेंट ईयर क्या होगा 21-22, यानी ये असेसमेंट ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। तो इसका रिटर्न जो है इस असेसमेंट ईयर का कब तक फाइल किया जा सकता है? 31 मार्च 2022 तक इस रिटर्न को क्या किया जा सकता है? फाइल किया जा सकता है।
या फिर असेसमेंट, मान लीजिए कि आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो असेसिंग ऑफिसर जो है वो आपका असेसमेंट कर रहा है कि चलो इतना टैक्स पे करो, वो कंप्लीट हो जाए, दोनों में से जो भी पहले होगा। 31 मार्च 2022 के बाद इस असेसमेंट ईयर का रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता। तो ध्यान में रखना, अगर आपसे वो पूछते हैं असेसमेंट ईयर 21-22 तो आप क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने तक, या फिर असेसमेंट ईयर के खत्म होने तक, या फिर असेसमेंट के कंप्लीट होने पर, दोनों में से जो भी घटना पहले घटित होगी वहां तक हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कब तक फाइल कर सकते हैं, 31 मार्च 2022 तक ये रिटर्न फाइल किया जा सकता है। लेकिन अगर वो असेसमेंट ईयर 22-23 पूछते हैं तो यहाँ पर अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट यानी संशोधन है, इस बजट के थ्रू बोला गया कि 3 मंथ्स प्रायर टू एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 महीने पहले। तो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2023 को, और उसका 3 महीने पहले कब होगा, 31 दिसंबर 2022। यहां तक ये रिटर्न फाइल किया जा सकता है। प्रीवियस ईयर मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 का रिटर्न कब तक फाइल किया जा सकता है, असेसमेंट ईयर दिसंबर 2022। या फिर दूसरा, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, ये तो सेम ही है, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, यानी अगर असेसमेंट आपका पहले हो गया, असेसमेंट मतलब अधिकारी ने आपका पहले से ही कर वगैरह टैक्स वगैरह निकाल के पेमेंट करवा लिया, तो उसको पहले मानेंगे, तो विच एवर इज अर्लियर। ये डिफरेंस है। मतलब इस बजट के थ्रू सरकार ने क्या किया है, इस बजट के थ्रू, फाइनेंस बिल के थ्रू सरकार ने 3 महीने टाइम घटा दिया है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आंसर देते हैं। देखिए ध्यान रखना, अगर वो 21-22 पूछे तो आपको बताना है कंप्लीशन यानी टिल एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, और अगर वो 22-23 पूछे तो 3 महीने पहले। आइए अब अगर मैं पूछूं कि यहां पर आपसे सवाल पूछूं, यहां पर मैं पूछ रहा हूं फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है, बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 subsection 4 can be filed at any time before 3 months prior to the end of relevant assessment year, completion of assessment year, A or B whichever is earlier, A or B whichever is later। तो इसका क्या जवाब होगा भाई, 3 महीने, देखो असेसमेंट ईयर 22-23 का पूछा है ना इन्होंने, तो 22-23 का है क्या, असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 महीने पहले, या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर, असेसमेंट दोनों में से जो भी पहले होगा, विच एवर इज अर्लियर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं, चलिए आप कमेंट करके बताइएगा, फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल किया जा सकता है, बताइएगा, बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड टिल, कब तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। ठीक है, चलिए ये सारे लोग बताइएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इसलिए यहां पर एक और चीज हमें 234F में भी डिस्कस करनी है, मैंने क्लैरिटी के लिए आपको बता दिया। उसके बाद है अंडर सेक्शन डैश डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अंडर सेक्शन पता नहीं क्या, कुछ टाइपिंग एरर है, अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, which section of income tax act discusses provision regarding to quoting आधार नंबर इन रिटर्न ऑफ इनकम। देखो मैंने आपको बताया था, आधार की स्पेलिंग ऐसे शुरू होती है ना, AADHAR, तो AA आता है तो सेक्शन क्या हो जाएगा 139 AA, ये किसका है, आधार का है। 139A क्या है, पैन का है। 139B किसका है, ये बात करता है कि इनकम टैक्स प्रिपेयर्स के। 140A क्या है, ये है सेल्फ असेसमेंट का, ये है आधार का। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा के तहत आयकर विवरणी में, आय की विवरणी में आधार संख्या को उद्धृत करने के प्रावधानों पर चर्चा की गई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा 139AA, आधार को याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इफ रिटर्न ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 is not filed within due date specified under section 139(1), an assessee cannot carry forward or set off his losses except, देखो सिंपल सी बात है, 139(1) का ड्यू डेट क्या है, पहले तो ये समझ लो।
आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 139(1) में ड्यू डेट दी गई है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 कहता है ड्यू डेट। ड्यू डेट यानी कब तक आपको रिटर्न फाइल करना है। तो अगर आप कंपनी है, फर्म है, या फिर आप कोई ऐसे पर्सन है जिसका ऑडिट होता है, अकाउंट्स जिसके ऑडिट होने हैं, तो आपको रिटर्न फाइल करना है 31 अक्टूबर तक। ठीक है। अगर आपके ऊपर सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट फर्निश करनी होती है, मतलब अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में लगे हैं, तो आपको फाइल करना है 30 नवंबर। ठीक है। और बाकी केसेस में जैसे इंडिविजुअल हो गया या कोई और पर्सन हो गया जिसका ऑडिट नहीं होता, नो ऑडिट, तो उस केस में उसको फाइल करना है 31 जुलाई तक। ठीक है। तो देखो सेक्शन 139, पावर कट हो गया, मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा, एक मिनट, हाँ चलो काम चल जाएगा। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर आपको लॉस हुआ और लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आगे के लिए ले जाना चाहते हैं, लॉस को आगे ले जाने क्यों ले जाएंगे कि जब प्रॉफिट होगा तो उस लॉस को हम उससे क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसे समझना, मान लो कि इस साल आपको लॉस हुआ 2 लाख रुपए का। ठीक है। तो अगर आपने रिटर्न टाइम पर फाइल कर दिया तो इस लॉस को आप आगे ले जाएंगे। अब मान लो अगले साल आपको प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का, तो सरकार आपसे टैक्स 2 लाख माइनस करने के बाद लेगी। सरकार कहेगी कि ये जो पिछले साल का लॉस है इसको आप सेट ऑफ कर लो, तो अब आपकी इनकम कितनी हो जाएगी आफ्टर सेट ऑफ लॉसेस, 8 लाख रुपए। तो ये फायदा होता है। तो आपको क्या करना है, रिटर्न टाइम पे फाइल करना है। अगर लॉस का है तो तभी आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, लेकिन 2 एक्सेप्शन है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर आपने लॉस का रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल किया, ड्यू डेट पे फाइल नहीं किया, विच इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, तो आप रिटर्न को, आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन 2 एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है, इनको चाहे आप टाइम पे फाइल करो या ना फाइल करो तो भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक है लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जैसे आपने, आपका खुद का घर है, ठीक है, अब आपने उसके लिए किराए पर आपने लोन लिया है, तो उससे आपको क्या होगा, लॉस होगा। मैक्सिमम लॉस कितना होता है इसमें, 2 लाख रुपए का कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मैंने बताया भी था। इन दो को आप क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो एक्सेप्शंस पे आते हैं। तो आइए, सवाल ये पूछा गया है कि इफ रिटर्न ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 इज नॉट फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1), असेसी कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ हिज लॉसेस एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, यदि धारा 139(3) के तहत हानि की विवरणी धारा 139 के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख के भीतर दाखिल नहीं की जाती है, तो एक निर्धारित ही अपने हानि को आगे नहीं बढ़ा सकता या पूर्ति नहीं कर सकता। इसके अलावा, किसके अलावा, गृह संपत्ति से हानि, इसको कर सकते हैं। अनावशोषित मूल्य ह्रास यानी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, इसको भी कर सकते हैं। तो दोनों के अलावा, ए और बी दोनों, तो ये होगा सही आंसर, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, हाँ, अंडर सेक्शन 234(f), एफ का मतलब क्या है, फीस। किस केस में फीस, लेट फीस लगती है अगर आप टाइम पे रिटर्न फाइल ना करो। व्हाट इज द मैक्सिमम फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो 234(f) कहती है कि आपके ऊपर 1,000 रुपए से ज्यादा की लेट फीस नहीं लगेगी। चलिए, इस सेक्शन के बारे में भी हमें थोड़ा डिस्कस करना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी सेम वही बात है। सेक्शन 234(f), ठीक है ना, फी ऑन लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब इसमें भी आपको याद रखना है, एक तो बात है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, और एक बात है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। अब आपसे अगर वो सवाल पूछते हैं 21-22 के लिए तो आपका जवाब अलग होगा, और अगर वो पूछते हैं 22-23 के लिए तो आपका जवाब अलग होगा। ठीक है। अब देखो, ये अगर असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए है ना, तो सेक्शन 234(f) में कहा गया है, क्या कहा गया है, आइए सुनते हैं कि
अगर आपने 31 दिसंबर तक टिल 31 दिसंबर आपको लेट फीस लगेगी 5,000 रुपए। कितनी लगेगी? लेट फीस लगेगी 5,000 रुपए। और अगर ने आपने आफ्टर 31 दिसंबर अगर रिटर्न फाइल किया, आफ्टर 31 दिसंबर अगर आपने रिटर्न फाइल किया तो लेट फीस आपकी हो जाएगी 10,000 रुपए। कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपए। लेकिन इन दोनों के लिए बात याद रखना है, इन दोनों के लिए कहते हैं कि अगर आपकी टोटल इनकम, इफ टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, उससे अधिक नहीं है, तो फीस जो लगेगी वो लगेगी 1,000 रुपए, उससे ज्यादा नहीं लगेगी, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, असेसमेंट ईयर 21-22 में क्या बोला गया? 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करोगे, 5,000 रुपए लेट फीस लगेगी। उसके बाद अगर फाइल करोगे, अब कब तक फाइल कर सकते हैं? 31 मार्च 2022 तक ही फाइल कर सकते हैं ना, 31 मार्च 2022 तक, उसके बाद तो कर ही नहीं सकते। तो अगर आपने जनवरी से लेके मार्च के बीच में फाइल किया तो आपके ऊपर 10,000 की लेट फीस लगेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपके ऊपर लेट फीस 1,000 से ज्यादा नहीं लगेगी। सरकार का मानना है छोटा असेसी है, छोटा करदाता है, उसको इतना दर्द नहीं देना है। अब इधर आओ, तो अगर पूछें कि असेसमेंट ईयर 21-22 में मैक्सिमम 234F में कितना पेनाल्टी लगाया जा सकता है, मतलब कितनी लेट फीस लगाई जा सकती है, तो 10,000। अब आओ 22-23 में, यहां पर देखो रिटर्न फाइल ही कब तक किया जा सकता है, यहां पर बिलेटेड रिटर्न फाइल ही कब तक किया जा सकता है? 31 दिसंबर तक, क्योंकि इसमें 3 महीने का टाइम पीरियड घटा दिया गया है, अभी मैंने बताया। तो अगर आप 31 दिसंबर तक फाइल करते हैं लेट, तो आपके ऊपर लेट फीस लगेगी 5,000 रुपए। ठीक है। अब 31 दिसंबर के बाद आप फाइल ही नहीं कर सकते तो ये वाली लेट फीस खत्म हो गई। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख तक है, अप टू 5 लाख, ठीक है, तो आपके ऊपर फीस कितनी लगेगी? आपके ऊपर फीस लगेगी 1,000 रुपए की। बात समझ में आई आपको? आपके ऊपर फीस कितनी लगेगी? 1,000 रुपए की फीस लगेगी। तो ध्यान रखना, अगर वो पूछे असेसमेंट ईयर 21-22 में मैक्सिमम कितनी फीस लग सकती है 234F में, तो 10,000, और यहां पर 5,000 ही लेट फीस मैक्सिमम लग सकती है। और इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर 5 लाख तक इनकम है तो यहां भी 1,000 और यहां पे भी 1,000। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर 10,000 वाली लेट फीस कैसे खत्म हो गई? क्योंकि 31 दिसंबर के बाद आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते बिलेटेड। ठीक है, ये अमेंडमेंट है, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Under which section of Income Tax Act interest for default in furnishing return of income is payable? देखो, जब आप रिटर्न टाइम के बाद फाइल करते हैं तो आपको लगता है 234A का इंटरेस्ट, सेक्शन 234A का इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, अगर आपने टाइम ड्यू डेट के बाद फाइल किया है। लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आपका सारा टैक्स पहले से ही पे है, चाहे वो टीडीएस के फॉर्म में हो चाहे इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, ये आपके ऊपर सेक्शन 134A का इंटरेस्ट लगता है। कितना लगता है? 1% सिंपल इंटरेस्ट पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, जब तक रिटर्न ऑफ फाइल नहीं करेंगे। उसके बाद अंडर सेक्शन 139A ऑफ इनकम टैक्स इट इज कंपल्सरी टू मेंशन पैन इफ कैश डिपॉजिट इन अ बैंक और पोस्ट ऑफिस। देखो, बैंक या पोस्ट ऑफिस में अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं कैश, तो आपको कब कंपलसरी पैन देना है? तो इसका सही जवाब होगा, क्या सही जवाब होगा? 50,000 से अधिक। एक दिन में अगर आप 50,000 से अधिक का कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको क्या करना है? पैन देना पड़ेगा। तो बी इज द राइट आंसर। अब बैंक में गए होंगे कभी ना, तो आप जब आप 50,000 का नाम ले लेते हैं तो वो बोलते हैं पैन, तो 50,000 से अधिक के केस में पैन की जरूरत होती है, हालांकि बैंक वाले 50 में ही रोने लगते हैं। अगला, अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9, ये किसका है? डिफेक्टिव रिटर्न। आपने मान लीजिए कोई रिटर्न फाइल किया और वो डिफेक्टिव, उसमें कोई त्रुटि है, उसमें कोई कमी है, तो उस कमी को सुधारने के लिए आपको कितने दिन का टाइम दिया जाएगा? मतलब आप डिफेक्टिव रिटर्न को कब तक रेक्टिफाई कर सकते हैं, कब तक दोषपूर्ण विवरणी को कब तक सुधारा जाना चाहिए? इंटीमेशन से 30 दिन के अंदर, यानी आपको जब सूचना मिले उसके 30 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर। तो देखिए, इस पे आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, तो सूचना के 15 दिन के भीतर आपको वो सुधार लेना चाहिए। तो विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रोविजंस इन रेस्पेक्ट टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज गिवन अंडर सेक्शन डैश डैश ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिटर्न को फाइल करना है, ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? तो सेक्शन में बताया गया है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिटर्न फाइल करना है सेक्शन 139D में। ध्यान रखिए। ए तो किसका है? 139 ए किसका है? पैन नंबर का। 139 बी किसका है? इनकम टैक्स प्रिपेयरर्स का, रिटर्न प्रिपेयरर्स का जो आपको बना के देंगे। 140 ए किसका है? सेल्फ असेसमेंट का। तो 139 डी किसका है? आपका इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न फाइल करना है। अंडर इन केस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हु इज ऑथोराइज्ड टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम। पॉलिटिकल पार्टी के केस में कौन वेरीफाई करेगा रिटर्न ऑफ इनकम? वेरीफाई करने का मतलब कौन साइन करेगा या कौन उसको वेरीफाई करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, स्पोक्स पर्सन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल के मामले में आयकर विवरणी को सत्यापित करने के लिए कौन अधिकृत है? राजनीतिक दल के अध्यक्ष जो है, राजनीतिक दल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजनीतिक दल का कोई प्रवक्ता या राजनीतिक दल का उपाध्यक्ष। तो आपको मैंने बताया था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होगा ये क्या करेगा? रिटर्न वेरीफाई करेगा। तो बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who is authorized to verify return of income of company under section 140? 140 में कहा गया है कि रिटर्न को कौन वेरीफाई करेगा? वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। यहां पर बताया गया है कि किसको अधिकार होगा रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए। तो देखो HUF के केस में किसको होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में कौन होगा? शायद आगे क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो इस केस में अगर कंपनी है तो वहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर को यह अधिकार होगा कि वो क्या करेगा? रिटर्न को वेरीफाई करेगा। प्रबंध निदेशक को यह अधिकार होगा। अगला सेक्शन 140A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिस्कसेस प्रोविजन रिगार्डिंग टू 140A कहता है असेसमेंट। असेसमेंट कैसे? सेल्फ असेसमेंट, खुद से असेसमेंट करने की बात करता है। तो सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्स की बात करता है सेक्शन 140A। ध्यान रखिएगा। आयकर अधिनियम 1960 की धारा 140A कर के स्वमूल्यांकन, कर के स्वनिर्धारण की बात करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोविजंस इन रेस्पेक्ट टू स्कीम ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न्स थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स इज डिस्कस्ड। मैं आपको बता रहा था कर रिटर्न तैयार करने वालों के माध्यम से रिटर्न जमा करने की योजना के संबंध में किस धारा के तहत चर्चा की गई है? तो इसकी धारा होगी, देखिए 139A तो पैन हो गया, 140A तो सेल्फ असेसमेंट हो गया, 139AA तो आधार हो गया। तो बचा क्या? 139B। ये इसमें क्या बोला गया है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर से के माध्यम से अपना टैक्स रिटर्न जमा करा सकते हैं, फाइल करा सकते हैं। आगे चलते हैं। अंडर सेक्शन 234H of income tax, if a person fails to intimate his Aadhaar number under section 139AA, he will be liable to pay fees which can be maximum up to। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234H के तहत यदि कोई व्यक्ति धारा 139AA के तहत अपने आधार नंबर की सूचना देने में विफल रहता है तो वह शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो अधिकतम डैश डैश तक हो सकता है। तो देखो अगर आधार आपने नहीं बताया 139AA में तो आपके ऊपर मैक्सिमम लेट फीस लगाई जा सकती है 1000 रुपए की। ध्यान रखना। अगला, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ कंपनीज? कंपनीज के केस में क्या होगा रिटर्न ऑफ इनकम? देखो 31 जुलाई तो उनका होता है जिनका कोई ऑडिट नहीं होता। 31 सितंबर नहीं, 31 अक्टूबर होगा रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है ना, कंपनीज के केस में। और 30 नवंबर तो उनके केस में होता है जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग यानी सेक्शन 92E में उनका रिपोर्ट आता है। तो इसका क्या होगा? कर निर्धारण वर्ष का 31 अक्टूबर। सी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। उसके बाद व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ पर्सन हुज अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड? जिन व्यक्तियों के खातों का लेखा अंकेक्षण करने की आवश्यकता नहीं है उनके मामले में आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख क्या है? मैंने आपको बताया था जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होगा वो कहां जाएंगे? 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। अगला, what is the due date of filing return of income in case of person who is required to furnish report under section 92E? तो सबसे ज्यादा टाइम इन्हीं को मिलता है क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस केस में क्या होगा? 30 नवंबर। ठीक है,
डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर सेक्शन 139(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इट इज कंपल्सरी टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इन फॉलोइंग पर्संस। किसको किसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है? कंपनीज एंड फर्म्स को। अच्छा ठीक है, इसको करना जरूरी है। एनी पर्सन हु हैज डिपॉजिटेड मोर देन ₹1 करोड़ इन करंट अकाउंट्स इन प्रीवियस ईयर। एक आदमी जिसने 1 करोड़ से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करा दिया है अपने करंट अकाउंट में, उसको भी करना जरूरी है। एनी पर्सन हु हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ मोर देन 1 लाख टुवर्ड्स द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 लाख से ज्यादा बिजली पर खर्चा कर दिया, उसको भी करना जरूरी है। एक और था, अगर कोई आदमी ऐसा है जो खुद घूमने पर या किसी और को घुमाने पर, भाई किसी और को घुमाने पर अगर खर्च कर रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं ना खुद नहीं जाते लेकिन उसको घुमाते हैं, ठीक है। तो अगर उसको घुमाने पर अगर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा कर दिया, तो उस केस में भी क्या होगा? उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। तो इस केस में जवाब क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। और अगला अगला, if a person does not have PAN and enters into transaction specified rule under section 139A, he shall make a declaration in either paper form or electronically in। देखो, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जहां पर बोला गया है, जैसे आप होटल में अगर आप हैं और आप कैश पेमेंट कर रहे हैं 50,000 से अधिक का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैन देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पैन है ही नहीं तो क्या करेंगे? तो फिर आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और वो डिक्लेरेशन आप देंगे फॉर्म नंबर 60 में। किस में फॉर्म में देंगे? फॉर्म नंबर 60 में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। फॉर्म 49A क्या है? ये पैन के लिए है, ठीक है। और 49B अब मुझे याद नहीं है किसके लिए है, आप सर्च कर सकते हैं कि फॉर्म 49B किसका है। 49A पैन नंबर आप अप्लाई कर लेते हैं उसके लिए, ठीक है। 49B आई थिंक 10 वगैरह के लिए होगा शायद, ठीक है। तो ये हमने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए। हाँ, आपको ये काम है, फॉर्म 49B किसका है ये भी आप सर्च करके कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आई थिंक टैन का ही होगा, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, टैन का फुल फॉर्म होता है। और पैन का परमानेंट अकाउंट नंबर। और पैन होता कितने डिजिट का है ये भी बताइएगा। देखो, हमेशा ध्यान रखना, पान 10 रुपए में मिलता है, सस्ता वाला पान कितने रुपए में मिलता है? 10 रुपए में। तो पैन का डिजिट भी कितने का होगा? 10 डिजिट होंगे। और ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब कि अल्फाबेट्स भी होंगे, जैसे मेरा है BNL, ऐसे करके कुछ कुछ, फिर यहाँ पर कुछ है 4 अंक होंगे, फिर ऐसे करके कुछ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए रिटर्न्स ऑफ इनकम के। और भी जो रिटर्न्स ऑफ इनकम के रिलेटेड चीजें होंगी आपको और भी मिलती जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच।